हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। नाउ लेक्चर नंबर 5 में, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल्स। जो भी डायमेंशनल एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं वो बेसिकली हम देखेंगे। एंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है, बेसिकली ये हम देखेंगे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। यानी कि मैथमेटिकली किस टाइप से या फिर किस वे में डायमेंशन हमें हेल्प करती है बाकी चीज़ों को फाइंड करने में या फिर हमारी कैलकुलेशंस वगैरह को ईज आउट करने में। यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में हमें एप्लीकेशंस नहीं देखनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन किया था कि जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में, वहाँ पे आप प्रैक्टिकली देखते हो कि डायमेंशनल इक्वेशंस या फिर डायमेंशंस की नॉलेज आपको कितना ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब काफ़ी जगह डिज़ाइन के अंदर। क्लियर? सो वो वाली एप्लीकेशंस हमें नहीं देखनी है, हमें मैथमेटिकल एप्लीकेशंस यहाँ पे देखनी है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाउ कुछ टाइम से, मतलब 3-4 दिन से लेक्चर्स आपके नहीं आ रहे थे। रीज़न बीइंग हमारा JKSSB एग्ज़ाम जो था उसके रिजल्ट्स आए थे। एंड ये जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इन्होंने आउटशाइन किया पूरे JNK के अंदर। एंड आप देख रहे होंगे, रैंक 1 भी मेरे बैच से थी, रैंक 2 भी, रैंक 3 भी। एंड इसमें बढ़िया बात क्या थी कि ये जो बैच था ये मैंने पर्सनली खुद कराया था, इसमें अदर टीचर्स की हेल्प नहीं ली गई थी। एंड दिस इज़ द रैंक 1, 2 एंड 3 यहाँ पे JKSSB के अंदर। एंड ये इनकी क्वालिफिकेशन थी, यानी कि ये जो बंदा है ये ऑलरेडी PhD कर रहा है, ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इसने पढ़ी हुई है। एंड इस वाले एस्पेरेंट ने यहाँ पे MSc कर के रखी है। सो ये इनका स्कोर था आउट ऑफ 120। एंड ये पहली बार इतना स्कोर जो है JNK की हिस्ट्री में JKSSB के अंदर देखा गया है। एंड इनको मैंने पर्सनली मॉनिटर किया था, गाइड किया था। एंड जो भी कोर्स था, बस कोर्स को फॉलो करके ये आगे गए हैं। इसमें बाकी इनकी मेहनत थी, बट क्योंकि इन जो भी कोर्स था, कोर्स में इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जब भी ये, मतलब जब इनका बैच में ज्वाइनिंग डेट था, इनका पहला क्वेश्चन, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास थे बैच के अंदर, इनका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हमें ये कोर्स समझ में आएगा, क्योंकि ये जो कोर्स था ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का था एंड इनके डोमेन से मतलब काफ़ी ज़्यादा हटके था। सो इन्होंने हम पे भरोसा रखा एंड JKSSB के अंदर रैंक 1, 2 एंड 3 यहाँ पे अचीव करी है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, फॉर एग्जांपल, मतलब मैं इस फील्ड में नया हूँ एंड यहाँ पे ऑलरेडी 20 साल 30 साल से, मतलब जो अलग अलग टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। एंड JK के अंदर मतलब कम से कम 100+ इंस्टीट्यूट्स होंगे जो JKSSB की तैयारी कराते हैं। बट स्टिल, मतलब विदाउट एनी मैन पावर, विदाउट एनी अदर टीचर्स, सो हमने यहाँ पे करके दिखाया कि हाँ, मतलब अगर आप डेडिकेटेड वे में गाइडेंस या फिर मतलब अगर टीचर पढ़ाने पे आए तो क्यों नहीं हो सकता है, मतलब एक अकेला टीचर। सो यहाँ पे इसके साथ अभी यहाँ पे हम क्या थे, अभी यहाँ पे बिजी थे। एंड फाइनली ये जो एस्पिरेंट्स हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। अगर आप देखो कि ये PhD हैं, इस हिसाब से ढेर सारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स जो थे, दे वर PhD इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सो उनको मैंने यहाँ पे पढ़ाया था बैच के अंदर। सो ऐसा नहीं कि खाली बच्चों को पढ़ाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बार बार बता के रखी है, क्योंकि जब बड़े एस्पेरेंट्स के साथ जो आपसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हो उनको आप पढ़ाते हो, सो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम हियर। एंड अब फाइनली इनको माशाल्लाह जॉब मिलेगी एंड दे विल गेट 60,000 टू 1.3 लाख सैलरी इनकी रहेगी। सो अब मतलब हमें भी इनसे दुआई मिलेंगी, इनके पेरेंट्स वगैरह से। सो यही चीज़ें मतलब एक टीचर मतलब चाहता है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे। एंड एक और बात जो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा कि 20 ईयर्स 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस के टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। बट स्टिल, मतलब ऑल माइटी अल्लाह ने मुझे, मतलब जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या दी है कि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, मैं मतलब ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं घुसता हूँ, मैं एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाता हूँ। जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे माइंड में ये हिट होता है कि ये पढ़ाना है, ये छोड़ना है। सो कल को एग्ज़ाम में वही चीज़ें हिट करती हैं। ये बाय ऑल माइटी अल्लाह आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो बाकी टीचर्स हैं, दे आर वेरी वास्ट इन एक्सपीरियंस, मतलब जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है। क्लियर? सो उनके एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे इतना स्कोर नहीं किया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एंड इसीलिए आपको एक और बात मैं बार बार बताता जा रहा हूँ कि बस आप कोर्स को फॉलो करिए एंड तक, आई विल गारंटी यू आप अपनी लाइफ में अच्छा अचीव करोगे। एंड स्पेशली 11th-12th लेवल में आप बढ़िया अचीव करोगे। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
देखिए पहली एप्लीकेशन हमारे पास, जो पहली एप्लीकेशन है ऑलरेडी हमने की भी है। क्या पहली एप्लीकेशन क्या कहती है? टू फाइंड दी यूनिट या फिर डायमेंशन या फिर फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ ये जो नोट लिखना होगा, ये किन को लिखना होगा? जो जेके बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, जो अभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ से तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना रिवीजन यहाँ से कर रहे हैं, उनको ऐसे लिखने की नीड भी नहीं है, या अगर आप लिखोगे कोई बात नहीं, क्लियर, आप लिख सकते हो। बट स्टिल आपको लेक्चर में बने रहना है, क्योंकि आगे जाकर हम जो स्पेशली फिफ्थ एप्लीकेशन हमारे पास होगी, जो पांचवी एप्लीकेशन हमारे पास होगी, ध्यान दीजिएगा, टू डिराइव दी न्यू मैथमेटिकल रिलेशंस। ये जो है ना, इसके बेसिस पे, ये जो एप्लीकेशन है इसके बेसिस पे नीट में ढेर सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स ड्राफ्ट किए जाते हैं, जिनमें नीट में, जेई में, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 3 से 4 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को करने में। सो इस एप्लीकेशन पे आप ध्यान रखोगे जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नाउ पहले हम इन एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, टू फाइंड दी यूनिट या फिर डायमेंशन या फिर फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इन शॉर्ट कोई भी क्वांटिटी आपके पास हो। फॉर एग्जांपल वर्क, एग्जांपल मैं बात करूंगा वर्क की। वर्क जो हमारे पास होता है, एवरीबडी नोस, अभी तक आपको याद भी हुआ होगा, वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क हमारे पास होता है इट इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ पहली एप्लीकेशन क्या कहती है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट या फिर डायमेंशंस निकाल पाते हो। क्या निकाल पाते हो? यूनिट या फिर डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। फॉर एग्जांपल वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस l हमारे पास, एंड यू नो दैट इट विल बी m1 l2 t-2। सो ये हमारे पास क्या निकल के आते हैं? ये हमारे पास डायमेंशंस निकल के आते हैं। एंड इन्हीं डायमेंशन से आप क्या कर सकते हो? इन्हीं डायमेंशन से आप कोरिलेट करके यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल m यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को, मीन्स kg। l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को, यानी कि मीटर। ऊपर पावर क्या है? स्क्वायर। t यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, यानी कि सेकंड। पावर क्या है? -2, यानी कि ऐसे मैं लिख सकता हूँ s2, और इसी को मैं लिख सकता हूँ kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। सो देयरफॉर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट एंड डायमेंशंस निकाल सकते हो इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन है। सिंपली नोट डाउन करिए नोट डाउन, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में आपसे पूछ सकता है राइट 3 या 4 या 5 एप्लीकेशन से आप डायमेंशन, ज़्यादा 5 नहीं पूछेगा जनरली, वो आपसे एप्लीकेशन नंबर 3, 4 एंड 5 जनरली पूछेगा, एंड अलग अलग भी पूछ सकता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का, या फिर इसको कभी कभार 5 मार्क का भी पूछता है, जो एप्लीकेशन नंबर 5 हमारे पास है। सो दिस इज़ दी एप्लीकेशन नंबर 1 टू फाइंड द यूनिट या फिर डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। करिए नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टू फाइंड डायमेंशन या फिजिकल कॉन्स्टेंट या फिर कोफिशेंट्स। जो फिजिकल कांस्टेंट हमारे पास होते हैं या फिर फिजिकल कोएफिशिएंट हमारे पास होते हैं, उनके डायमेंशंस जो हैं वो हम निकाल पाते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। लेट हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की बात करेंगे। अच्छा, हमें पता है कि एफ हमारे पास क्या होता है? एफ इज़ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर अगर आप यहाँ से जी निकालोगे, जी हमारा क्या बनेगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। सो इसके डायमेंशन जो जी यहाँ पे है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके डायमेंशन से आप निकाल सकते हो। सो आप लिखोगे यहाँ पे इट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास है, इसके डायमेंशन से आप निकाल पाओगे। एंड ये चीज़ भी ऑलरेडी आपको दिखाई हुई है। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे निकालते हैं। फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2 इंटू लेंथ के डायमेंशन l, यहाँ पे स्क्वायर। अच्छा, नीचे m, दिस इज m हमारे पास क्या आएगा? m हमारे पास नीचे 2 बार आएगा, m इंटू m, या फिर वो m स्क्वायर बनेगा। फिर फाइनली दिस विल भी हमारे पास m1 l। अच्छा, l ऑलरेडी यहाँ पे 1 and 2 कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पे l3 डायरेक्टली लिखेंगे, t-2, एंड यहाँ से जो m स्क्वायर है ये ऊपर आएगा, इट विल बी m-2 हमारे पास। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, 1 - 2 कितना होता है? -1, l3 t-2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो आप
जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर फिजिकल कोफिशेंट्स हैं लाइक जी हमारे पास, इनके डायमेंशंस जो है वो आप इजीली फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। सो ये एक और एप्लीकेशन हमारे पास है एंड स्पेशली बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अगेन बोर्ड वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of units to another। सो पहली दो एप्लीकेशंस जो थी दे आर क्वाइट सिंपल हियर, इसको आपने नोट डाउन किया होगा एंड इस वाली एप्लीकेशन को भी आपने यहाँ पे नोट डाउन किया होगा। नाउ थर्ड वन, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। यानी कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जाम्पल फोर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्स की। नाउ फोर्स में आपने क्या देखा, फोर्स का जो एसआई यूनिट हमारे पास है, बताइए फोर्स जो हमारे पास है, फोर्स का जो एसआई यूनिट हमारे पास है, एसआई यूनिट क्या था, न्यूटन, दैट इज न्यूटन। सो एसआई यूनिट हमारे पास क्या था, न्यूटन। एंड ये जो न्यूटन हमारे पास था, न्यूटन को आपने क्या देखा था, ये हमारे पास इट वाज बेसिकली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इट इज सिंपली मास की जगह केजी एंड एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ इसी में हमने सीजीएस सिस्टम की भी बात की थी। सीजीएस सिस्टम के अंदर आपने क्या देखा था, फोर्स का जो यूनिट है दैट इज डाइन। क्लियर, फोर्स का जो यूनिट है दैट इज डाइन। एंड आपने देखा था जो एक डाइन हमारे पास होता है, इन शॉर्ट मैंने आपसे क्या कहा था, केजी को किस में कन्वर्ट करिए, ग्राम में, मीटर को किस में कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर में, एंड यहाँ पे सेकंड स्क्वायर रहेगा। क्लियर, सो दिस वाज हमारे पास, या फिर दिस वाज हमारे पास डाइन। क्लियर, और इसी को आप लिख सकते हो ग्राम का पावर यहाँ पे क्या 1, फिर सेंटीमीटर का 1, अच्छा सेकंड नीचे पावर 2, ऊपर जब आएगा -2, और ये जो केजीज में है दैट इज एसआई सिस्टम में, इसमें केजी पावर 1, मीटर पावर 1, सेकंड पावर -2 है ना। सो ये चीज़ ऑलरेडी हमने देखी थी। नाउ इसी चीज़ का हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इन शॉर्ट जो फोर्स हमारे पास है, फोर्स में हम क्या करेंगे, फोर्स में हम देखेंगे इन शॉर्ट कि हमारे पास जो एक न्यूटन होता है, या फिर एक डाइन की हम बात करेंगे, न्यूटन दैट इज एक न्यूटन, हमें देखना है बेसिकली एक न्यूटन जो है वो कितने डाइन होता है। एक न्यूटन जो हमारे पास है वो कितने, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था इट इज़ 10⁵ डाइन। क्लियर, ये चीज़ ऑलरेडी हमने देखी थी। नाउ देखिएगा हम यहाँ पे कैसे डायमेंशंस का यूज़ करके चीज़ें जो हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ पहली बात तो बाय यूजिंग डायमेंशंस, यहाँ पे आप लिखोगे बाय यूजिंग डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस कमा वी हैव। सो वी हैव ऐसे आप लिखोगे। देखिए अगर आप इक्वेशंस में देखोगे केजी एम सेकंड, फिर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड हमारे पास, मीन्स अगर मैं यहाँ पे इन शॉर्ट ये चीज़ लिखूँ कि मेरे पास जो m1 का वैल्यू होने जा रहा है वो 1 kg होगा। क्लियर, वो 1 kg होगा। सिमिलरली जो मेरे पास L1 का वैल्यू रहने वाला है वो 1 मीटर होगा। जो T1 का वैल्यू मेरे पास रहने वाला है वो 1 सेकंड होगा। एंड सिमिलरली जो M2 मेरे पास रहने वाला है वो बेसिकली हम देखेंगे ग्राम की फॉर्म में। सो ये 1 ग्राम यहाँ पे रहने वाला है। सिमिलरली L2 मेरे पास 1 सेंटीमीटर रहने वाला है एंड T2 जो मेरे पास है वो 1 सेकंड यहाँ पे रहने वाला है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली कन्वर्जन इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर, कन्वर्जन इक्वेशन जो है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आल्सो आप लिखोगे आल्सो वी हैव जो यहाँ पे P होगा उसका पावर हमारे पास 1 होगा। जो Q उसका वैल्यू हमारे पास 1 होगा। जो पावर्स हैं PQR या फिर ABC भी आप ले सकते हो, बुक्स अलग अलग बुक्स में ABC भी दिए होंगे। सो P का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, P का वैल्यू हमारे पास 1 होगा, Q का वैल्यू भी 1 होगा एंड जो हमारे पास PQR
आर का वैल्यू हमारे पास -2 होगा। ये कौन से वैल्यूज हैं? ये दिस इज पी का वैल्यू 1, दिस इज क्यू का वैल्यू 1 एंड दिस इज हमारे पास आर का वैल्यू -2। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? यूजिंग कन्वर्जन इक्वेशन, यूजिंग कन्वर्जन इक्वेशन। इसके बाद हम यहाँ पे कन्वर्जन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? कन्वर्जन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। एंड कन्वर्जन इक्वेशन हमारे पास क्या है? यानी कि यूनिट कन्वर्जन, इट इज़ N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अच्छा, वायर N1 एंड N2 जो हैं दे आर मैथमेटिकल वैल्यूज, वायर N1 कामा N2 जो हैं आर मैथमेटिकल वैल्यूज, मैथमेटिकल वैल्यूज यानी कि जिनके प्योर मैथमेटिकल या फिर कॉन्स्टेंट्स, जिनके प्योर मैथमेटिकल वैल्यूज निकलेंगे। एंड U1 U2 जो हमारे पास है, एंड U1 इज इक्वल टू U1 एंड U2 आर यूनिट्स इन SI system and CGS system respectively, CGS system respectively। सो इन शॉर्ट यहाँ पे मेरे पास जो N1 है एंड N2 है ये क्या होंगे? ये मैथमेटिकल वैल्यूज होंगे। एंड U1 U2 जो मेरे पास है ये बेसिकली क्या होंगे? ये यूनिट्स होंगे। U1 हम मानेंगे किसमें? SI सिस्टम के अंदर। एंड U2 जो है इसको हम मानेंगे किसके अंदर? CGS सिस्टम के अंदर। सो CGS यूनिट एंड SI यूनिट मीन्स यहाँ पे बेसिकली ये हम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन लिखेंगे इस साइड इक्वेशन, एंड इस साइड की इक्वेशन जो है उसको हम बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ डाइन। उस इक्वेशन को हम क्या बनाएंगे? इन टर्म्स ऑफ डाइन। पहले आप ये चीज़ें जो हैं ये नोट डाउन करिए। हेडिंग आपने लगाई होगी, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसके बाद ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता है, ये हमने पीछे निकाली हुई है कि फोर्स के एसआई सिस्टम के अंदर या फिर सीजीएस सिस्टम के अंदर कैसे यूनिट्स निकल के आते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद आपने क्या लिखा? बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव, यहाँ पे सो हम क्या करेंगे? जो ये वाला सिस्टम है ये हम एसआई के अंदर देख रहे हैं, एंड ये वाला सिस्टम हम सीजीएस सिस्टम के अंदर देख रहे हैं। मीन्स दिस इज केजी मीटर सेकंड, दिस इज ग्राम सेंटीमीटर एंड सेकंड हमारे पास। इसके बाद हमने पावर्स के वैल्यूज़ देखे, यानी कि पी क्यू आर के वैल्यूज़ हमने देखे। वायर पी इज़ 1, क्यू इज़ 1, आर इज़ -2। क्लियर? फिर हम यहाँ पे कन्वर्जन इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ SI सिस्टम एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ CGS सिस्टम। क्लियर? सो इनका हम क्या कर रहे हैं? इनका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? इनका हम क्या कर रहे हैं? इनका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आऊँगा क्योंकि हमें नीड पड़ेगी स्पेस की। सो अब हम लिखते हैं, देखिए आई विल राइट दिस। सो ये जो हमारे पास है इसको आप मानिए इक्वेशन 1। सो इस इक्वेशन 1 को ही हम आगे थोड़ा मॉडिफाई करके देखेंगे। नाउ अब हम लिखेंगे N1, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। U1 हमने देखा दिस इज SI सिस्टम के अंदर। सो लगाइए, आप लिखोगे M1 L1 एंड यहाँ पे T1, M1 L1 T1, जो ये चीज़ें हमने ली हैं M1 L1 T1, एंड यहाँ से M का पावर आप P रखोगे, L का पावर Q एंड T का पावर यहाँ पे R रखोगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू N2 को यहाँ पे रहने दीजिए। इसके बाद क्या है? U2 किस सिस्टम के अंदर है? CGS सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे M2 L2 T2। सो दिस इज M2 L2 T2, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। एंड सेम यहाँ पे पावर्स क्या होंगे? P Q R, क्योंकि पावर्स विल बी सेम। देखिए अगर आप देखोगे, चाहे आप SI सिस्टम में फोर्स के यूनिट निकालो या फिर CGS सिस्टम के अंदर, पावर्स जो हैं पावर्स यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। सो पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए मैंने एक बार यहाँ पे लिखा कि पावर्स हमारे पास ये हैं। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट आपको क्या है, आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी इसमें। नाउ देखिएगा सो ये वाला जो है ये U2 ये हमने किसके अंदर लिया है? CGS सिस्टम के अंदर। नाउ N2 का वैल्यू हमें निकालना है। बेसिकली हमें देखना है कि
बेसिकली हमारे पास डाइन्स का वैल्यू कितना निकलेगा। इन शॉर्ट आप ये मानिए ये हमारे पास न्यूटन में एंड ये वैल्यू हमारे पास डाइन में। सो हमें बेसिकली पहले N2 फाइंड करना है, फिर वहाँ से जब N2 का वैल्यू हमें पता चलेगा सो आई कैन से फिर 1 न्यूटन, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास होगा दिस विल बी 1 एंड U1 SI सिस्टम के अंदर है मीन्स दिस विल बी न्यूटन। N2 जो हमें फाइंड करना है U2 किस में होगा, U2 हमारे पास डाइन में होगा। N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो हम देखेंगे 1 न्यूटन कितने डाइन हमारे पास होता है। सो पहले हमें N2 निकालना है, वहीं से हमें पता चलेगा कि 1 न्यूटन का वैल्यू 10⁵ डाइन के बराबर होता है कि नहीं। ये हम मैथमेटिकली या फिर ये हम डायमेंशनली यहाँ पे प्रूव करके देंगे। नाउ निकालिए N2, निकालिए N2 निकालने के लिए आपको ये जो टर्म है इसको पूरा यहाँ पे नीचे डिवाइड में लाना होगा। इसको क्या करना होगा, नीचे डिवाइड में लाना होगा। निकालिए N2, सो N2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है N1 एंड देखिएगा यहाँ पे क्या है M1 L1 T1। सो दिस इज M1 L1 T1 दिख रहा होगा आपको। एंड जब मैं इस टर्म को क्या करूँगा, इस टर्म को यहाँ पे मैं नीचे लाऊंगा डिवाइड में, सो इट विल बी M1 डिवाइड बाई M2। सो आपको क्या करना है, आपको M1 डिवाइड बाई M2 करना होगा। सिमिलरली L1 डिवाइड बाई L2 करना होगा, T1 डिवाइड बाई T2 करना होगा। क्लियर, ये चीज़ें आपको करनी होगी यहाँ पे। सो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि आप सेम चीज़ें एक साइड में लाओगे। सिमिलरली आपको दिख रहा होगा M का पावर P यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, L का पावर Q यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, T का पावर R यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो आपको दिख रहा होगा, इसलिए हम सेम क्वांटिटीज़ को डिवाइड में ला रहे हैं जिनका पावर जो हमारे पास है वो सेम है। सो आई कैन राइट M1 M2 जो मेरे पास है दोनों का पावर P, L1 L2 जो मेरे पास है दोनों का पावर Q। सिमिलरली जो T1 T2 मेरे पास है दोनों का पावर हमारे पास क्या है R। सो यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी। सो P पावर Q पावर R पावर जो है इनको हमने क्या किया है, इनको हमने यहाँ पे कॉमन आउट किया है। क्लियर, इनको हमने क्या किया है, कॉमन किया है। नाउ अब यहाँ से चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई हो गई हैं। आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे अब वैल्यूज़ जो हैं वो डालने होंगे। सो N2 हम निकाल रहे हैं, सो इट इज़ हमारे पास N1 जो है लेट इसको आप एज्यूम करिए दिस इज़ 1 न्यूटन। क्लियर, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ न्यूटन। सो N1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1, जो कि ऑलरेडी हमें निकालना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन होता है। सो N1 का वैल्यू 1। इसके बाद M1 M2 हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या है M1 M2। नाउ अगर आप देखोगे M1 हमारे पास, ध्यान दीजिए M1 हमारे पास क्या है 1 kg, फिर M2 1 ग्राम। सो लिखिए M1 हमारे पास क्या है दिस इज़ 1 kg डिवाइड बाय, अच्छा M2 दिस इज़ 1 ग्राम, ऊपर पावर क्या है P। बताइए P का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सब चीज़ें हमने इसीलिए पहले ही निकाल के रखी हैं। P का वैल्यू हमारे पास 1। इसके बाद L1 L2, बताइए L1 का वैल्यू 1 मीटर, L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इट इज़ 1 मीटर, नीचे डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, ऊपर पावर Q का वैल्यू क्या निकाला है हमने, Q का वैल्यू हमने 1 निकाला हुआ है। सो दिस इज़ 1। इसके बाद T1 ये भी 1 सेकंड, T2 ये भी 1 सेकंड हमारे पास, क्योंकि टाइम में सेकंड ही होता है चाहे CGS सिस्टम हो SI सिस्टम हो। एंड R का वैल्यू हमारे पास कितना, R का वैल्यू हमारे पास -2। यहाँ पे R का वैल्यू हमारे पास कितना, -2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ हमें चीज़ें किस में देखनी है, हमें चीज़ें डाइन में देखनी है। ध्यान दीजिएगा, हमें देखना है इन शॉर्ट N2 का वैल्यू कितना होगा। क्लियर, यानी कि 1 न्यूटन कितने डाइन होगा हमारे पास। क्लियर, N2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें ये जो इक्वेशन है इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें जो kg है इसको हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो आई विल राइट इट लाइक दिस। यहाँ पे 1 आप लिखो या ना लिखो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1 kg हमारे पास क्या होता है 1000 ग्राम्स, डिवाइड बाय हमारे पास 1 ग्राम। क्लियर, ऊपर पावर क्या है 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सिमिलरली दिस इज़ 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, इट विल बी 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय नीचे ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर, ऊपर पावर 1, फिर 1 और 1 सेकंड यहाँ पे कटा, ऊपर पावर -2, इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा, इट विल बी 1।
सो ये टर्म जो है दिस विल बी 1। सो एनीथिंग रेज्ड पावर 1 हमारे पास उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। सो इट विल बी हमारे पास 1। नाउ दिस विल बी ग्राम और ग्राम कटा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कटा, यहाँ पे क्या बचा 1000। सो यहाँ पे बचा 1000 मतलब 10⁻³ इंटू यहाँ पे 100, दिस इज 100। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस इज 10⁻³ इंटू 10⁻²। बताइए 10⁻³ इंटू 10⁻² कितना होगा, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड हमारे पास। सो दिस विल बी 10⁻⁵। सो n2 का वैल्यू आपको कितना निकला, 10⁻⁵। सो n2 का वैल्यू कितना निकला, 10⁻⁵। सो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो आपके पास क्या थी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अच्छा n1 क्या था 1 न्यूटन, u1 आप किस में देख रहे थे एसआई सिस्टम के अंदर यानी कि न्यूटन। अच्छा u2 किस में आप देख रहे थे, u2 आप देख रहे थे डाइन के अंदर यानी कि सीजीएस सिस्टम के अंदर। एंड n2 का वैल्यू कितना निकला 10⁵। देयरफॉर 1 न्यूटन जो होगा वो 10⁵ डाइन होगा। ये आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। 3 मार्क्स आपको दे सकता है। क्लियर, 3 मार्क का क्वेश्चन ये ऑलरेडी मतलब काफ़ी बार आया हुआ है। एंड आप दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप खुद करोगे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप ये कन्वर्ट करके देना कि 1 जूल हमारे पास कितने अर्ग होते हैं। जूल को आपको किस में कन्वर्ट करके देना है, अर्ग में कन्वर्ट करके देना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ क्लियर इस एप्लीकेशन के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको कन्वर्जन यहाँ पे करना होता है एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के अंदर। क्लियर। सो पहले हमने एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टम दोनों की इक्वेशंस लिखी, फिर हमने m1 l1 T1 m2 l2 T2 देखा कि क्या क्या बनेंगे, केजी मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। फिर पावर्स हमने देखे क्योंकि पावर सेम होंगे चाहे आप सीजीएस सिस्टम में देखो या फिर एसएस सिस्टम में। उसके बाद इसी हिसाब से बिल्कुल आपको सेम वे में जाना होगा। इसी हिसाब से आप लिखोगे कन्वर्जन इक्वेशन, ये एसआई में ये सीजीएस में। जब आप वर्क के लिए करोगे ये जूल होगा ये अर्ग होगा, फिर आपको देखना होगा n2 का वैल्यू निकाल के। क्लियर। सो फिर इसी हिसाब से आप इक्वेशंस बनाओगे, n1 m1 l1 T1 पावर PQR, n2 m2 l2 T2 पावर PQR, फिर आपको n2 उसमें भी निकालना होगा। सो ऐसे ही आप वैल्यू जो है वो देते आओगे। क्लियर। सो फिर आपका क्या है, आपका फाइनली रिजल्ट निकलेगा। सो इस एप्लीकेशन को आप क्या करिए, नोट डाउन करिए। सो दिस इज एप्लीकेशन नंबर 3 हमारे पास। जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो को देखिए। नाउ अब हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 4 एंड 5 बच रही है। 4 इज़ वेरी इजी, काफ़ी ज़्यादा इजी हमारे पास है। इट इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। या फिर आई कैन राइट मैथमेटिकली 1/2 ऑफ mv² इज इक्वल टू mgh, क्योंकि दिस इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 ऑफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, है ना ये वैल्यूज। नाउ एनर्जी के यूनिट आपको पता है जूल होते हैं, चाहे कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वटएवर कोई भी एनर्जी हो, यूनिट क्या होंगे, यूनिट जूल होंगे। इसीलिए मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों साइड जो डायमेंशंस हैं वो सेम आएंगे, या फिर यूनिट जो है वो दोनों साइड सेम आएंगे। आपको ऐसे देंगे प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर आपको ऐसे बोलेगा प्रूव दैट 1/2 ऑफ mv² इज इक्वल टू mgh बाय यूजिंग डायमेंशन। सो इन शॉर्ट आपको प्रूव करके देना होगा। सो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। सो दिस इज करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। सो यू हैव टू ओनली प्रूव कि ये इक्वेशन जो है इसमें जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड या फिर राइट हैंड को क्या कर रहा है, वो राइट हैंड को मैच कर रहा है। क्लियर। नाउ इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक प्रिंसिपल हमारे पास होता है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप लिखोगे इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या फिर डायमेंशनल होमोजेनिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी या फिर होमोजेनिटी आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल जो पहली एग्जांपल मैंने दी थी, दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2,
ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। देखिए प्रूव v इक्वल टू यू प्लस 80। सो आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, फिर हम इसको भी देखेंगे। पहले इसी को हम कर लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। पहले यही एप्लीकेशन हम पहले यही इक्वेशन हम प्रूव करके देंगे, या फिर ये भी दे सकता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वट एवर जो भी आपको दे बस आपको प्रूव करके देना है। नाउ वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको डायमेंशंस लिखने हैं। आप ऐसे लिखोगे, पहले आप जब इसमें आप लिखोगे कि इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके बाद आप लिखोगे वी हैव, क्या जो v है, v का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, u के बराबर आना चाहिए, एंड इस साथ में u का वैल्यू at के बराबर आना चाहिए। क्यों, देखिए जब आप इस इक्वेशन को देख रहे हो v इज इक्वल टू यू प्लस at, इसका मतलब जो v है, जो v के डायमेंशन होंगे या यूनिट होंगे वो u के बराबर होने चाहिए, एंड साथ में वो किसके बराबर होने चाहिए, a इंटू टी के भी। क्लियर, a इंटू टी के भी। नाउ जब आप डायमेंशन लिखोगे, बताइए v क्या है, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसके डायमेंशन क्या होंगे, LT1, चाहे ये इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, डायमेंशन सेम होंगे। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसके भी डायमेंशन क्या होंगे, LT-1। नाउ a क्या है, एक्सेलरेशन, दिस इज LT-2 इंटू t क्या है, टाइम के डायमेंशन क्या है, t। सो जब आप लिखोगे इट विल बी LT-1 इज इक्वल टू LT-1, एंड इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज T1 -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1, सो दिस विल बी LT-1। सो देयरफॉर ये हमें प्रूव हुआ कि ये जो इक्वेशन है इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। देयरफॉर आप लिखोगे, देयरफॉर द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस at इज डायमेंशनली करेक्ट। ये चीज़ जो है ये आपको लिखनी होती है अपने बोर्ड में, इज डायमेंशनली करेक्ट है। सो अगर वहाँ से वो फॉर एग्जांपल कोई और इक्वेशन दे, v इज इक्वल टू जी प्लस ए टी, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर ये करेक्ट निकली आप लिखोगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर नहीं निकलेगी आप लिखोगे इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v के डायमेंशन LT-1। अच्छा, जी के डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके डायमेंशन होंगे LT-2। अच्छा, AT के डायमेंशन अभी आपने देखा, a इंटू टी के डायमेंशन क्या होंगे, a इंटू टी के डायमेंशन, कंबाइंड डायमेंशन LT-1। क्या यहाँ पे सेम आ रहे हैं, नो, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। सो आप लिखोगे ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं कि वो आपको हमेशा ये करेक्ट देगा, वो आपको गलत भी दे सकता है। आपको खुद से डायमेंशन स्टार्ट करने, इसमें आप लिखोगे इट इज़ इनकरेक्ट। सो वो आपको क्वेश्चन देगा ऐसे, v इक्वल टू जी प्लस ए टी, वो बोल के रखेगा v क्या है, g क्या है, a क्या है, t क्या है। सो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे डायमेंशन इनकरेक्ट आएंगे। आपको पहले डायमेंशन लिखने हैं, फिर क्योंकि ये एक्सेलरेशन के डायमेंशन है, क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायमेंशन सेम है, g नहीं, सो आप लिखोगे ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। समझ में आया होगा। इसी हिसाब से इस इक्वेशन को आप खुद से प्रूव करोगे। क्लियर, 1/2 ऑफ mv²। सो 1/2 ऑफ क्या है, दिस इज कॉन्स्टेंट, m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी। सो यहाँ पे m मास, d इज एक्सेलरेशन ड्यू टू h इज हाइट। चलिए मैं ही दिखाता हूँ, देखिए जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको। m क्या है यहाँ पे, दिस इज मास, v क्या है, वेलोसिटी, LT-1, बट पावर क्या है ऊपर 2, दिस इज इक्वल टू m क्या है, मास हो गया m, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज LT-2, h क्या है, हाइट मतलब लेंथ, सो दिस इज m, l का पावर 2 क्योंकि होल स्क्वायर, t पावर -1 इंटू 2, दिस इज t पावर -2 इक्वल टू m जिसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, सो हम लिखेंगे। फिर यहाँ से एक l दूसरा l, सो इट विल बी L2 हमारे पास, फिर यहाँ से t-2। सो देखिए दोनों साइड जो है डायमेंशन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सो ऐसे आपको लिखना है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, सो इस जो टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन है, दैट इज एप्लीकेशन नंबर 4। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दी, दिस इज राइट एंड ये रॉन्ग थी हमारे पास या फिर इनकरेक्ट। सो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में दे देता है। नाउ
लास्ट वन, फाइनल वन, टू डिराइव द न्यू मैथमेटिकल रिलेशन। ये जो एप्लीकेशन है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छे मतलब बेसिक न्यूमेरिकल जिनमें 2-3 मिनट का टाइम लगता है वो दे देता है। क्लियर, आपको एंड रिजल्ट दे देता है। क्लियर, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन नीट एंड जेईई के अंदर आ चुके हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। नाउ इसी एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा, बस सिंपल एक इक्वेशन आपको दिखाऊंगा, एक डेरिवेशन आपको दिखाऊंगा। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप इस जो हम डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे इसके ऊपर आप ध्यान रखोगे। फिर अगला लेक्चर जो होगा उसके अंदर जितने भी डायमेंशंस के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs के अंदर, नीट वगैरह बाकी एग्जाम्स में, उनको हम देखेंगे। क्लियर, एंड आप देखोगे कि इस यही एप्लीकेशन जो हमारे पास है इसके बेसिस पे कितने मतलब लेंदी क्वेश्चन नीट के अंदर दे देता है। क्लियर, नाउ देखिए, टू डिराइव दी न्यू मैथमेटिकल रिलेशंस, आपको बोलेगा कोई नई रिलेशन डिराइव करके दो, एंड इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है, आपको ऐसे क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, फाइंड दी, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली मतलब काफ़ी ज़्यादा मशहूर क्वेश्चन है जिसको बार बार पूछा जाता है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर JK BOP स्कॉस्ट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस डेरिवेशन को आप देख के जाएं। क्लियर, ये आपको हेल्प करेगी वो न्यूमेरिकल्स करने में। फाइंड दी एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड of a simple pendulum find the expression for a time period of a simple pendulum। इसके बाद बोलेगा the time period may possibly depend upon पहला, डिपेंड अपॉन mass of bob, mass m of bob। दूसरा हमारे पास लेंथ l ऑफ पेंडुलम। थर्ड वन हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक पेंडुलम हमारे पास है, देखिएगा ये हमारे पास है एक पेंडुलम। इस पेंडुलम क्योंकि ये इधर घूमता रहता है, सो आपको इसका टाइम पीरियड निकालना होगा। क्लियर, आपको इसका टाइम पीरियड निकालना होगा। नाउ ये जो चीज़ होती है पेंडुलम के अंदर, इसको हम बोलते हैं बॉब। नाउ इसका कुछ मैस होगा यहाँ पे, एंड वो इसने दिया है m, एंड इस पेंडुलम की क्या होगी, कुछ लेंथ होगी l यहाँ पे। साथ में ये जो हमारे पास है इसके ऊपर यहाँ पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट आ रहा होगा। सो m, g एंड l आपको पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं, एंड आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। नाउ वी नो दैट जब आप वेव्स के अंदर जाओगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर, वहाँ पे आप इक्वेशन देखोगे कि सिंपल पेंडुलम जो होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसके लिए जो इक्वेशन होती है दैट इज़ 2π√L/g। सो यही इक्वेशन होती है ना। सो इट इज़ 2π√L/g, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, इट इज़ 2π(L⁻⁴) g⁻1/2, या फिर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, इट इज़ 2π(L⁻1/2) g⁻−1/2। चाहे आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इक्वेशन का मतलब एक ही है। क्लियर, इक्वेशन का मतलब एक ही है। नाउ यही आपको क्या करना है, यही आपको यहाँ पे प्रूव करके देना है। क्लियर, यही आपको क्या करना है, यही आपको यहाँ पे प्रूव करके देना है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की ये इक्वेशन हमारे पास जो बन रही है, ये आपको प्रूव करके देना है। क्लियर, नाउ इसकी प्रूविंग के अंदर आप जो यहाँ पे बेसिकली प्रोसीजर सीखोगे, वही प्रोसीजर आपको नीट के क्वेश्चंस में भी लगाना है, या फिर अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस के अंदर भी वो प्रोसीजर लगाना है जो इस टाइप के आपसे ऑब्जेक्टिव्स या न्यूमेरिकल्स पूछता है। इसीलिए यहाँ पे जो डेरिवेशन हम करेंगे इसका प्रोसीजर हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो बाकी पहली 4 एप्लीकेशंस थी वो खाली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, वो बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, वो खाली बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका मतलब कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में भी लग जाता है। नाउ देखिएगा,
देखिएगा अब हम कैसे चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। सो आई विल राइट दिस सॉल्यूशन। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉल्यूशन लिखूँगा। नाउ इसमें मुझे यहीं से एंड ये डेटा जो है ये एग्जामिनर आपको दे के रखेगा वहीं पे पेपर में। अच्छा, चाहे नीट का क्वेश्चन हो या फिर बोर्ड का, फाइंड दी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। बस नीट में अलग लैंग्वेज होती है, बोर्ड में ऐसे फाइंड वगैरह, क्लियर। वो नीट में अलग लेवल की लैंग्वेज होगी या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। टाइम पीरियड में पॉसिबली डिपेंड ऑन मैथ्स। सो टाइम पीरियड जो हमारे पास है लेट, हम इसको टी से डिनोट करेंगे। हाँ, एंड हम एज्यूम कर रहे हैं टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है, मैथ्स के ऊपर। अच्छा, फिर टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है, दूसरा पैरामीटर जो हमारे पास है दैट इज लेंथ। साथ में जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। एंड लेट अस टेक दियर पावर्स। लेट हम m का पावर क्या लेते हैं, लेट p, l का पावर q, g का पावर r। लेट ये हमने क्या लिए, ये हमने खुद से पावर्स लिए। आपकी मर्जी, आप a b c ले सकते हो। अलग बुक्स में किसी बुक में a b c भी लिया होता है, क्लियर। आपकी मर्जी है, आप क्या लो, p q r। नाउ आई कैन राइट, जो टी मेरे पास है इट इज़ प्रपोर्शनल टू। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा, ये एम पे भी डिपेंड है यानी कि एम पावर पी, ये साथ में एल पावर क्यू के ऊपर भी डिपेंड है, जी पावर आर के भी ऊपर डिपेंड है। ध्यान दीजिएगा मुझे वहीं से दिया है कि टाइम पीरियड जो है इट मे पॉसिबली, यहाँ से ध्यान दीजिए ये क्या बोल रहे हैं, इट मे पॉसिबली। हमें बेसिकली चेक करके देना है खुद से, क्यों, बेसिकली वी नो दैट ये इक्वेशन हमें पता है। सो हमें पता है कि हमें ये इक्वेशन निकालनी है। अब हमें इसको चेक करके देना है कि, क्योंकि ये यहीं पे बोल रहा है टाइम पीरियड में पॉसिबली, मतलब ये डिपेंड भी कर सकता है इनके ऊपर, डिपेंड भी नहीं। कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ के ऊपर नहीं करेगा, क्लियर। सो टाइम पीरियड में पॉसिबली डिपेंड ऑन मास m, लेंथ l, एक्सेलरेशन ड्यू टू जी, ग्रेविटी जी। सो m l g यहाँ पे। सो हमने ऐसे इसको लिखा, t इज प्रपोर्शनल टू m पावर p, l पावर q, g पावर r। नाउ आई विल राइट इट फर्दर एज, प्रपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इक्वालिटी लगाएंगे। सो यहाँ पे इक्वालिटी जब हम लगाएंगे, लेट यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट k आएगा एंड ये आपको इसमें कॉन्स्टेंट दिख रहा है 2π। सो दिस इज बेसिकली दैट कॉन्स्टेंट k, यही हमारे पास है वो कॉन्स्टेंट k, क्लियर। ये जो 2π आपको दिख रहा है यही हमारे पास है वो कांस्टेंट k बेसिकली। सो इट इज k, m पावर p, फिर l पावर q, g पावर r हमारे पास है ना। एंड इस इक्वेशन को आप मानोगे इक्वेशन 1। अच्छे से सीखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से सीखिए, हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। m p l q g पावर r हमारे पास। नाउ इसके बाद आप लिखोगे राइटिंग डाउन, writing the dimensions on both sides। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। अब आपको दोनों साइड डायमेंशंस लिखने हैं। लिखिए ये क्या है, दिस इज टी, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के डायमेंशन मतलब टी के डायमेंशन, क्योंकि टाइम ही है सो इसके डायमेंशन टी होंगे। इसके बाद के कांस्टेंट हमारा है, इसके डायमेंशन नहीं आएंगे यहाँ पे। इसके बाद m हमारे पास क्या है, दिस इज मैथ। सो मैथ के डायमेंशन क्या होंगे, कैपिटल M। साथ में पावर p हमारे पास। इसके बाद l वहीं से दिया है लेंथ, यानी कि इसके डायमेंशन क्या होंगे, कैपिटल L। साथ में पावर हमारे पास क्या है, q। इसके बाद g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला है, मतलब एक टाइप की एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन क्या होते हैं, LT-2। साथ में पावर यहाँ पे क्या है, r। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, पावर हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास है r। नाउ इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करिए, दिस इज t। क्या मैं लिख सकता हूँ MLT, दैट इज M0 L0 T1, क्योंकि ये t है ना। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जो पहले डायमेंशंस के अंदर बोला था आपको, क्लियर। सो आई कैन राइट इट एज दिस, क्योंकि m का पावर 0 मतलब 1, l का पावर 0 मतलब 1, t का पावर 1 मतलब t। सो ये t ही बचेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इट इज़ इक्विवेलेंट टू m पावर p। अब इसको हम खोलेंगे, m पावर p, l पावर q। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब ये टर्म, सो दिस इज l पावर, इस l का पावर क्या है, r यहाँ पे। सो इट इज l पावर r। फिर यहाँ पे देखिए t पावर -2, साथ में ऊपर पावर r। सो ये इसके साथ मल्टीपल होगा, सो इट इज़ -2r। सो इट इज़ t पावर -2r। सो ऐसे चीज़ें होती है बेसिकली। दिस इज ये जो हमारे पास है, चलिए इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। इट इज़ LT पावर -2,
एल का पावर क्या होगा 1, फिर यहाँ से पावर आर इंटू 1, ध्यान दीजिए आर इंटू 1 क्या होगा आर, फिर -2 इंटू आर क्या होगा -2r। सो दिस इज LRT -2r। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको ऐसे खोलना नहीं आता है वो ये चीज़ें साइड में रफली लिख सकता है। क्लियर, वो ये चीज़ें रफली साइड में लिख सकता है। क्लियर। अब देखिएगा, अब इसको अगेन हम लिखेंगे m0 L0 T1। इसको आप नॉट भी पढ़ सकते हो, जो पावर 0 है ना इसको आप नॉट भी पढ़ सकते हो। m0 L0 T1 इक्विवेलेंट टू m पावर p। यहाँ पे l देखिए कितने 2, सो हम लिखेंगे 1। दिस इज q, यहाँ पे r, सो इट विल बी q प्लस r। सो l पावर q प्लस r, समझ में आ रहा होगा। फिर हमारे पास t पावर -2r, t पावर -2r। सो ये यहाँ तक फिलहाल हमने किया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से, m पे डिपेंड, l पे डिपेंड, g पे डिपेंड, फिर हमने कॉम्बिनेशन डिपेंडेंस बताया, फिर यहाँ से हमने इक्वालिटी लगाई। इसके बाद हमने इनके डायमेंशंस जो हैं वो लिखना स्टार्ट किया। लिखे हमने डायमेंशन, फिर हमने बेसिकली इन इक्वेशंस को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सो अभी तक हमने बस यहाँ पे डायमेंशंस लगाए, इनको सिंप्लीफाई किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर। m का पावर p यहाँ पे 0, फिर l का पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे q प्लस r, फिर t का पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे -2r। सो बेसिकली p का वैल्यू कितना 0, q प्लस r का वैल्यू कितना 0, -2r का वैल्यू 1। सो आपको सेम पावर्स m और m का करना है, फिर l और l का करना है, फिर t और t का करना है। यहाँ पे यही प्रोसीजर आपको उन न्यूमेरिकल्स में या फिर उन ऑब्जेक्टिव्स में भी फॉलो करना है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिए, एक बार सीखिए। अब आप लिखोगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT। सो आपको क्या करने हैं, पावर्स को कंपेयर करने हैं, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT। एंड इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया है, इक्वेशन 1। इसके ऊपर हमें वापस आना है बाद में। सो करिए पावर्स कंपेयर। यहाँ पे m का पावर p, यहाँ पे m का पावर 0। सो देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर p का वैल्यू कितना 0, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। आपको बेसिकली यहाँ से क्या करना है, p q r के अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, फिर उन p q r वैल्यूज़ को आपको इस इक्वेशन में डालना है, फिर यहाँ से आपको फिर ये एक्सप्रेशन निकलेगी। सो p का वैल्यू यहाँ से हमें कितना दिख रहा है 0। सिमिलरली q प्लस r किसके बराबर, 0 के बराबर। q प्लस r किसके बराबर, 0 के बराबर। सो q प्लस r किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको आप लिखोगे इक्वेशन 3, लिखा। फिर -2r किसके बराबर, 1 के बराबर। -2r किसके बराबर, 1 के बराबर। इसको आप लिखोगे इक्वेशन 4। क्लियर, इसको आप लिखोगे इक्वेशन 4। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो p है उसका वैल्यू आ चुका है, कितना 0 आ चुका है। नाउ जो आपका p का वैल्यू 0 आ चुका है, क्लियर, p का वैल्यू कितना आ चुका है, आपका 0 आ चुका है। एंड साथ में q प्लस r का वैल्यू भी कितना है, 0 आपके पास, एंड -2r का वैल्यू 1। क्या इस इक्वेशन से आप कोई वैल्यू निकाल पाओगे, अभी नहीं, अभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अभी आपको खाली p पता चला है, q भी अननोन है, r भी अननोन है। सो हम पहले इक्वेशन नंबर 4 से क्या करेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे। सो आप लिखोगे, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 4 ये वाली इक्वेशन है, दैट इज -2r इक्वल टू 1। यहाँ से r निकालिए, -2 जो है उसको उधर लेके आइए। सो r जो रहेगा इट विल बी -1/2। सो ये निकला जी, r का वैल्यू कितना निकला, ये निकला -1/2। पहले आप क्या करोगे, देखिए क्या होता है बेसिकली, पहले यहाँ से माइनस जो है, अरे यार जो -2 यहाँ पे है ना, पहले यहाँ से माइनस इधर जाएगा, बनेगा ये -1, फिर यहाँ से 2 नीचे आएगा, डिवाइड में बनेगा ये -1/2। सो r का वैल्यू आपने यहाँ से निकाला कितना, -1/2। सो अभी आपको p भी मिल गया है, अभी आपको r भी मिल गया है। क्लियर, अभी आपको p भी मिल गया है एंड अभी साथ में आपको r भी यहाँ से मिल गया है। क्लियर, अभी आपको यहाँ से r भी मिल गया है। नाउ जब आपको p भी मिल गया है, r भी मिल गया है, क्या आप इस इक्वेशन से आप q निकाल पाओगे, जी हाँ, इसमें r का वैल्यू डालोगे आपको q मिल जाएगा। सो आप लिखोगे कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 3, फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड, यही सेम प्रोसीजर उनमें भी आपको करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्लियर। इक्वेशन थर्ड में देखिए, अच्छा क्या देखिए इक्वेशन थर्ड में क्या है इक्वेशन, क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें आर का वैल्यू डालिए और आप लिखोगे, और वेट अ सेकंड, और आप लिखोगे, ध्यान दीजिए, और आप लिखोगे, डालिए, आप लिखोगे क्यू, अच्छा प्लस यहाँ पे आर का वैल्यू कितना, -1/2, सो इट इज़ -1/2 इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। नाउ इस -1/2 को इधर लेके आइए, ये जो -1/2 है ना, इस टर्म को इधर लेके आइए, ये क्या बनेगा, +1/2। सो क्यू आपका क्या निकलेगा, क्यू आपका निकलेगा +1/2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। मतलब इन शॉर्ट आपने क्या किया है, देखिए ज़रा, देखिए ज़रा, जो आपने कंपेयरिंग का खेल यहाँ पे चलाया, उससे आपको पहले ही p का वैल्यू मिल रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट p का वैल्यू हमें इजीली मिल रहा था इक्वेशन से ही। बट हमें दिक्कत आ रही थी q एंड r के वैल्यू को फाइंड आउट करने के में, फिर r का वैल्यू ही हमें डायरेक्टली ही मिला, क्योंकि -2r इक्वल 1, मतलब r इक्वल -1/2। सो पहले हमने p को फाइंड किया, फिर हमने r को फाइंड किया, फिर r की हेल्प से इस इक्वेशन में हमने वैल्यू डाला, अब यहाँ से q भी मिल गए, मतलब p भी मिला, r भी मिला एंड q भी मिला। देयरफॉर आप लिखोगे वी हैव, देयरफॉर आप लिखोगे, देयरफॉर ऐसे आप लिखोगे, देयरफॉर वी हैव, p का वैल्यू कितना, 0, q का वैल्यू कितना, ऊपर देखिए इट इज़ +1/2, कामा r का वैल्यू कितना, -1/2। सो ये वैल्यूज आपने निकाले, क्लियर। सो इन इक्वेशंस से आपने क्या किया, जो आपने ये इक्वेशंस कंपेयरिंग की इक्वेशंस खेली, यहाँ पे आपको p q r का वैल्यू मिला। अब इस p q r को आपको कहाँ पे डालना होगा, इक्वेशन 1 के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर आपको p q r का वैल्यू डालना होगा। सो डालिए, एंड इक्वेशन 1 क्या है, इसको कॉपी करके नीचे लाते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन 1, दिस इज़ द इक्वेशन 1, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। सो आप लिखोगे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज़ t इज इक्वल टू KMPLQGR। देखिए देयरफॉर t इज इक्वल टू, k को ऐसे ही रहने दीजिए, m का पावर क्या है, p का वैल्यू कितना निकला, 0, सो देयरफॉर 0, इनटू l का वैल्यू क्या है, q, पावर क्या निकला, +1/2, या फिर आप डायरेक्टली 1/2 ही लिखिए, जब 1/2 होगा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस ही है। इसका इनटू जी का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू -1/2, माइनस हमें रिप्रेजेंट करना होता है, माइनस हमें दिखाना होता है। सो ये बना, m का वैल्यू 0, मतलब इट इज़ इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज़ 1, यहाँ पे k बचा, इनटू क्या बचा, l का पावर 1/2, g का पावर -1/2। क्या ये इक्वेशन निकल आई, l का पावर 1/2, g का पावर -1/2, और इसी को आप लिखोगे g पावर माइनस, देखिए 1/2 क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट, -1/2 का मतलब क्या होता है, इट इज़ 1/रूट, -1/2 याद रखिएगा, इसका मतलब होता है 1/रूट। सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू k इंटू l पावर 1/2, मतलब इट इज़ √l डिवाइड, अच्छा इनटू, ऐसे लिखिए फिलहाल ताकि आपको समझ आए, g पावर -1/2, इट इज़ 1/√g, समझ आया होगा क्या, 1/2 का पावर होता है रूट, मतलब रूट, -1/2 का मतलब होता है 1/रूट, सो इट इज़ 1/√g। और आप देख रहे होंगे दोनों का पावर सेम ही है, मतलब रूट, सो यू कैन राइट इट एज √l/g। सो ये आपको t का वैल्यू निकला, एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, इसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वहाँ से k का वैल्यू पता चला कि ये 2π होता है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k इज कॉल्ड 2π, देयरफॉर t जो हमारे पास है इट इज़ 2π √l/g। सो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया जो हमें प्रूव करके देना था, t इज इक्वल टू 2π √l/g। सो यही चीज़ आपको क्या करनी होती है, यही चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है, बट वहाँ पे पूछने का तरीका अलग होता है, बट प्रोसीजर सेम टू सेम 100% यही है। सो अगर आपको ये एक्सप्रेशन समझ आई होगी, आप उसको इजीली कर पाओगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ढेर सारे MCQs करेंगे, किसके ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर, क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। सो यहाँ तक ऑलरेडी आपने क्या किया था, यहाँ तक आपने नोट डाउन किया था इसको, क्लियर। फिर यहाँ से नोट डाउन करिए कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT,
करिए नोट डाउन स्क्रीन को पॉज करके, फिर इसको भी नोट डाउन करिए। वी हैव पी इतना, क्यू इतना, आर इतना। क्लियर। फिर इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पे इजीली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। नाउ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसको भी आप याद रखोगे क्योंकि मे बी 2 मार्क का क्वेश्चन कभी पूछ सकता है क्या क्या लिमिटेशन है या फिर क्या क्या डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर। देखिए पहली बात, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं, लाइक एग्जांपल मैंने आपसे कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कामा रिलेटिव डेंसिटी हो गई यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर पॉइजनस रेशियो एटस्ट्रा, यहाँ पे एटस्ट्रा लगाना। ये आगे जाकर जब आप कल को कोर्स के अंदर डिटेलिंग में जाओगे आपको और समझ आएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये डायमेंशन लेस हैं। इनके रिलेटेड ये कोई भी आइडिया नहीं दे रहा है। जो हम डायमेंशनल एनालिसिस अभी तक पढ़ा, क्या इनके डायमेंशन हम निकाल पाए या फिर क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं देता है। सो ये पहला डिफ़ॉल्ट है इसमें। दूसरा, इट इज़ मेनली ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 पैरामीटर्स। इट कैन नॉट डिराइव एक्यूरेट रिलेशन फॉर मोर देन 3 पैरामीटर। यानी कि ज़्यादातर ये 3 पैरामीटर्स के ही रिलेटेड होता है हमारे पास, एंड ज़्यादातर इसमें MLT ही आ जाता है। फिर अगर K आ गया, A आ गया, बाकी चीज़ें आ गई, फिर इसमें मतलब एक्यूरेट रिजल्ट निकालना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे पास। जनरली ये 3 पैरामीटर या फिर 3 इक्वेशन के अंदर जो 3 पैरामीटर्स होते हैं उनके ही रिलेटेड ज़्यादातर होता है। क्लियर। अगर 3 से ज़्यादा पैरामीटर 4, 5 किसी इक्वेशन में आ गए, सो उनके लिए ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल पाता है। सो इट इज़ नॉट एक्यूरेट फॉर मोर देन 3 पैरामीटर। फिर इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पावर फंक्शन। अभी तक आपने देखा जो हम इक्वेशंस निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एल का पावर क्या है इस इक्वेशन में 1/2, जी का पावर क्या है -1/2। सो ये खाली पावर फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, क्या आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे देखी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पावर्स आपने देखे या फिर एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने देखे या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आपने देखा यहाँ पे, या फिर क्या आपने साइन थीटा देखा? नहीं, इनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सो ये लिमिटेड होता है, खाली पावर फंक्शंस के लिए डायमेंशन लिमिटेड होते हैं। फिर मोर देन 3 पैरामीटर्स निकालना इजीली नहीं होता है। फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में ये कोई भी आइडिया नहीं देता है। सो ये इसके 3 फॉल्ट्स हैं या फिर डिफ़ॉल्ट्स हैं या फिर लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन मतलब ये फेल क्यों होता है। क्लियर। यहाँ पे आके इन 3 पॉइंट्स पे आके ये फेल होता है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मे बी एग्ज़ाम में 1-2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सो थैंक यू ऑल। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम MCQs वगैरह देखेंगे अलग अलग एग्जाम्स के डायमेंशंस के ऊपर। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।